Moving ahead with our next speaker for the day. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mr. Sandeep Agarwal here. Ladies and gentlemen, put your hands together for our next speaker. Giving his intro, Mr. Sandeep is a polymer engineer turned entrepreneur who went to establish Sakshi Chem Science Private Limited in Nagpur. Over 2 decades ago, pioneering in his research, his residence polymer and various additives were required by the construction, infrastructure, paint and coast industry. A very warm welcome to you, sir. It's an honor to have you here with us. I request Mr. Dinesh Prabhu to please come on stage and hand over the bouquet. नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल साक्षी केम साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैं आज जो बात करना जा रहा हूं यहाँ पर वो रहेगा वॉल पुट्टी जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे स्ट्रेस में जा रहा है और उस रास्ते से कैसे उससे बचे, कैसे उसमें से निकलें और आगे किस तरह से जाया जाए, उसी के ऊपर अब बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग भारत के अंदर आरडीपी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। रीडिस्पर्सिबल पॉलीमर पाउडर जो पॉलीअमाइड बेस है वो हम लोग बना रहे हैं। दुनिया के अंदर जो बन रहा है वो वीएई बेस है, हम लोग पॉलीअमाइड बेस बना रहे हैं। और ओके हेलो, ओके, आई विल स्टैंड हियर ओनली। हम लोग भारत में आरडीपी बना रहे हैं और ये ड्राई मिक्स मोटर और वॉल पुट्टी इंडस्ट्री में जाता है। और पास में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो अब ये पुट्टी बिजनेस जो स्ट्रेस में है उस पर अगर बात करना है तो सबसे पहले तो हमें पुट्टी को समझना पड़ेगा, वॉल पुट्टी क्या चीज़ है। क्योंकि कैसे है जो हम मार्केट के अंदर अलग अलग पूरे भारत भर में जैसे पिछले 3-4 साल में जो काम कर रहे हैं उसमें ये समझ में आ रहा है कि हमें बेसिकली अभी पुट्टी या वॉल पुट्टी किस तरह से बनती है, रॉ मटेरियल का क्या महत्व है, कौन से रॉ मटेरियल डाला जाए, कौन सा क्या किया जाए, कौन से रॉ मटेरियल कम ज़्यादा करने से कॉस्टिंग कैसे बदलती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे बदलती है, उसके रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो ये जो टाइप्स ऑफ वॉल पुटीज़ है, कुछ सीमेंट बेस बना रहा है, कोई लाइम बेस है, कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है, कहीं पॉलीमर बेस भी बन रही है और कहीं सीमेंट बेस वॉल पुट्टी वाटरप्रूफ वाली भी बन रही है। अभी सबसे पहले तो पुट्टी को हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि पुट्टी जो है, जैसे आप लोग पेंट इंडस्ट्रीज से हैं तो पेंट इंडस्ट्री में मेनली जो होते हैं वो सारे के सारे जो बाइंडर्स होते हैं वो आइदर पानी उसमें से उड़ गया या सॉल्वेंट उड़ गया या कोई क्यूरिंग एजेंट के कारण वो सेट होते हैं। बट सीमेंट जो सेट होता है ये थोड़ा सा अलग तरह से होता है। ये इसकी जो सेटिंग होती है बाय हाइड्रेशन होती है, मतलब पहले जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सीमेंट या लाइम जो होते हैं वो अनहाइड्रेटेड होते हैं, उसमें पानी डाला जाएगा, वो हाइड्रेट होगा, फिर कंडेंसेशन होगा और फिर रिएक्शन होकर सेट होता है। तो इसमें पानी का बहुत बड़ा महत्व है, मतलब पानी जब तक बने रहेगा तभी तक ताकत आएगी, ये मतलब है इसका। और सीमेंट की जो पुट्टी रहेगी इसको सेट होने में टाइम लगता है, अलग अलग मौसम में अलग अलग टाइम लगता है। जैसे अगर बारिश का मौसम रहेगा तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, ठंड में और गर्मी में थोड़ा सा समय कम लगेगा, पर फिर भी 12 से 24 घंटे के बीच में इसमें समय लगता है। पर होता कैसे है कि पेंट इंडस्ट्री के कारण सब लोग ऐसा होता है कि जो पुट्टी लगाने के बाद में बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे में ही चेक करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें सेट हुई या नहीं हुई। नहीं, पुट्टी जो है वो 2-3 घंटे में सेट नहीं होती है। उसको उसमें से पानी निकलने के लिए और उसको पूरा के पूरा सेट होने के लिए कम से कम 12 से 24 घंटे लगते हैं। तो 2-3 घंटे में उसमें बिल्कुल चेक ना करें और जितनी देर ज़्यादा देर तक पुट्टी दीवार पर गीली रहेगी उतनी ताकत उसमें ज़्यादा आती है। अभी सबसे पहले तो पुट्टी के रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली अभी जो मार्केट में पुट्टी बन रही है वो वाइट सीमेंट से बन रही है,
हाइड्रेटेड लाइम है, डोलोमाइट है, कैल्साइट है, आरडीपी है, एमएचईसी है, सेल्यूलोज फाइबर हम लोग ऑप्शनल में डाल सकते हैं, सोडियम ग्लूकोनेट है, कैल्शियम फॉर्मेट है। अब ये हर एक जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी डिटेल में बताता हूँ। उसके पहले एक हम लोग जो फॉर्मुलेशन है वो थोड़ा समझ ले। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर्मुलेशन है और ये क्वालिटी फॉर्मुलेशन है। तो इसमें 16% के करीब सीमेंट रहेगा, डोलोमाइट 82% जो रहेगा ये लगभग 240 मैश का रहेगा, आरडीपी नॉर्मली 1% इज सफिशिएंट, और एमएचईसी जो रहेगा ये लगभग 0.4 to 0.5%। सेल्यूलोज फाइबर, स्टार्च ईथर और सोडियम ग्लूकोनेट ये सब ऑप्शनल्स है। अब एक एक रॉ मटेरियल के बारे में पहले समझ लें। देखिए इसमें जो डोलोमाइट जो होता है ये एज अ फीलर होता है, तो फीलर होने के कारण कैसे है, ये लो कॉस्ट है, पर इसमें होता कैसे कि इसकी मेश साइज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेश साइज अगर बहुत ज़्यादा फाइन हो जाती है, नॉर्मली 240 यूज़ करना है, अगर 240 से 300 की तरफ या और भी ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो बाइंडर परसेंटेज मतलब सीमेंट या लाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो इसका मेश साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार कैसे होता है कि सारे इश्यूज़ की जड़ भी डोलोमाइट हो सकती है। नॉर्मली लाइम जो हम यूज़ करते हैं वो ये सब पुट्टी जो रहती है ये हाथ से लगाई जाती है, हाथ से बनाई जाती है, तो नॉर्मली इसका हाइड्रेशन जो है वो 90% तक होना चाहिए, अदरवाइज हाथ कटेगा, ठीक है। और ये 300 मैश का काफ़ी है, पर हाइड्रेटेड 90% चाहिए। आरडीपी रहेगा, आरडीपी जो है वो मेनली जो डाला जाता है वो सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए जाता है, दैट इज़ अडेजन एंड बाइंडिंग स्ट्रेंथ। अडेजन का मतलब ऐसा है, सीमेंट का जो सरफेस होता है वो रिसिप्टिव नहीं होता है। अगर जैसे आप पेंट लगा देते हैं तो उसमें तो काफ़ी अडेजन होता है तो लग जाता है, बट सीमेंट टू सीमेंट बाइंडिंग जो है वो पूरी नहीं होती है। उसके लिए आपको कोई ना कोई ऑर्गेनिक पॉलीमर बीच में डालना होता है, तो उसका काम आरडीपी करेगा। एमएचईसी, एचपीएमसी, एमएचईसी, अब ये जो काम करते हैं ये है वाटर रिटेंशन, क्योंकि पुट्टी दीवार पे लगाने के लिए हमें उसको चलाने के लिए, वर्केबिलिटी के लिए पानी उसमें होना ज़रूरी है, और यही जो है सीमेंट को सेट करता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये पूरी वॉल पुट्टी की जान है, हार्ट है। इसके अंदर लापरवाही या कमती बढ़ती डोजेस या क्वालिटी के अंदर, तो तब आपकी पुट्टी में इश्यूज आना 100% है। सोडियम ग्लूकोनेट भी हम लोग कुछ लोग डालते हैं, ये नॉर्मली वर्केबिलिटी बढ़ाता है, सीमेंट की सेटिंग को डिले करता है। कैल्शियम फॉर्मेट जो है ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है। अभी हम एक एक प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर भी बात कर लेंगे, जैसे मैंने बात किया। तो जैसे सबसे पहले तो आरडीपी पे शुरू करते हैं। देखिए आरडीपी अभी मार्केट के अंदर जो आ रही है वो कुछ ब्रांडेड जो जर्मन या यूरोपियन कंपनीज है और चाइनीज़ कंपनीज हैं। तो अभी इसमें क्वालिटी के अंदर, रेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगभग दुगने, जो लोएस्ट रेट है उससे दुगने ढाई गुने के अंदर ब्रांडेड वाले बेच रहे हैं। तो इसमें अंतर क्या खड़ा हो रहा है, इसमें अंतर जो खड़ा हो रहा है मेनली ऐश कंटेंट का। अब ये ऐश कंटेंट ही डिसाइड कर रहा है रेट। पहले जो अगर इमेजिन करते थे या जो जानकारी जो रहती थी, जो यूरोपियन कंपनीज आती थी, उन्होंने भी अभी हायर ऐश कंटेंट के रॉ मटेरियल मार्केट में डाल दिए हैं। उनको चाइना से कॉम्पीट करना है, पर इससे ऐसा है कि आपका नुकसान हो रहा है। और हाई ऐश कंटेंट मतलब कुछ नहीं है, वो बाइंडर नहीं है कुछ, वो सिर्फ उसके अंदर एक फीलर कंटेंट बढ़ गया है जिससे रेट कम हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली नुकसान जो है वो मैन्युफैक्चरर्स का हो रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो ब्रांडेड यूरोपियन कंट्रीज़ है वो सारी की सारी ये काम कर रही हैं। एमएचईसी के अंदर भी इसी तरह से ऐश कंटेंट का खेल हो रहा है, और उसके अंदर भी हाई ऐश कंटेंट के रॉ मटेरियल आ रहे हैं, जिससे कई बार हमें है ना जो दिक्कतें खड़ी हो रही है बिजनेस के अंदर, ये ऐश कंटेंट के कारण हो रही है। जो लो क्वालिटी और हमें जो परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए मैं ये रॉ मटेरियल के बारे में आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ दैट इज़ वेस्ट फॉर सर्वाइवल। देखिए बचे कैसे हैं, देखिए बचे का कैसे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग रॉ मटेरियल कम कर दें, कुछ लोअर कॉस्ट रॉ मटेरियल यूज़ कर ले। सबसे पहले तो हम जो रॉ मटेरियल डालना चाह रहे हैं उसको भी ये समझे कि हम उसका मतलब क्या है। क्योंकि कैसे है कि बड़ी पहले ऐसा था कि ब्रांडेड अगर आपने ले लिया तो क्वालिटी एश्योर हो गई, नहीं, अब उन लोगों ने भी उसी तरह से काम करना चालू कर दिया जिस तरह से चाइनीज़ कंपनियां करती थी। तो कुल मिला के अब आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है
मैं यहाँ पर मंच पे से नाम नहीं लूँगा, पर आप लोगों को पता है हर जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उन लोगों ने अपने दूसरे जो प्रोडक्ट है 40% 35% एश कंटेंट वाले मार्केट में डाल दिए हैं। उससे हम लोगों को काफ़ी अभी ये सोचने की ज़रूरत पड़ रही है कि मटेरियल किसका लिया जाए। और ऐश कंटेंट निकालने के लिए कोई बहुत बड़ी जादूगरी नहीं लगती है। आप लोग बड़ी आसानी से मफल फर्नेस होगा या गैस के ऊपर भी रख के आप लोग ऐश कंटेंट को मोटा मोटी समझ सकते हैं। और ये बड़ी समझने की ज़रूरत है, नहीं तो हो क्या रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ें सारे केमिकल्स डालने के बावजूद भी हार कैसे रहे हैं। तो ये सब ये कारण है इसके पीछे। एक और चीज़ है, पुट्टी के अंदर एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा इशू है। एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ पाउडर बना के दे रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग फॉर्मुलेट करके मार्केट में पैकिंग करके पकड़ा दे रहे हैं। अब पेंटर जो है वो अपने हिसाब से उसके अंदर पानी डाल रहा है। पानी डालने के बाद में इसमें जो MHEC है उसको एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हम लोग अभी भी पेंट जब बनाते हैं तो CMC HEC या इस तरह के जो भी थिकनर हम यूज़ करते हैं उसको तो 15-15 मिनट तक हम 10-10 मिनट तक उसको स्टरर के नीचे चलाते हैं। हमें पता है कि 15 मिनट तो उसको लगते ही लगते हैं, जिसके कारण एक कंसिस्टेंसी विस्कोसिटी बने। बट जब पुट्टी की बात आती है तो वही लोग ये नहीं समझ पाते कि जब MHEC डाला है तो कम से कम 10 मिनट तक उसको मैच्योर होने दिया जाए। जब तक पुट्टी अगर मैच्योर नहीं होगी तो जो पानी आपने ऐड किया है, लगभग 40% के आसपास जो पानी ऐड करते हैं, तो वो पानी जो है वो सीमेंट और डोलोमाइट के पास ही रहता है। दीवार पे लगाते से ही पुट्टी सूख जाती है। तो कुल मिला के 10 मिनट मैच्योर जब होगा तब आपका MHEC HPMC स्वेलिंग होगी पूरी और सारा की सारा पानी एब्जॉर्ब होगा। पर कई बार कैसे होता है कि पानी अगर आप कम डाल देते हैं तो 10 मिनट के बाद में आप उसको चेक करें कि पानी पूरा उसमें है या नहीं है, एक्स्ट्रा पानी डालें, कंसिस्टेंसी बनाएं और फिर अप्लाई करें। ये जो तरीका है, मैच्योर टाइम जो है, ये यहाँ पर जो जितनी भी महिलाएं बैठी हैं या जो लोग खाना बनाते हैं उन लोगों को पता है कि गेहूं का आटा या कोई भी आटा लगाने के बाद में 10 मिनट के बाद ही रोटियां बेली जाती है, उसके पहले नहीं। तो ये जो डो के अंदर कंसिस्टेंसी लाने का तरीका हमें सबको पता है, बट पेंटर तक ये बात नहीं पहुंच रही है और पेंटर ही हमारी जो प्रोडक्ट को पास और फेल कर दे रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन का मतलब सीमेंट में पानी कितनी देर रहेगा। सीमेंट में पानी जितनी थिकनेस रहेगी वॉल पुट्टी की, उसी के बेस के ऊपर वो रहेगा। अगर आप बहुत कम थिकनेस लगा दे रहे हैं तो बहुत जल्दी सूख जाएगी। और सीमेंट अगर हाइड्रेट नहीं हुआ है और सीमेंट को अगर उतना टाइम नहीं मिला है तो पुट्टी आपकी 100% चॉकिंग करेगी। तो थिकनेस भी ऑप्टिमम होना ज़रूरी है और यही मेनली इश्यूज रहते हैं। अभी हम लोग आते हैं कि पुट्टी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं मार्केट में। तो मेन जो प्रॉब्लम आता है वो है चॉकिंग। बाकी भी प्रॉब्लम्स है, कहीं हार्डनेस नहीं आ रही है, कहीं स्मूथ फिनिश नहीं बन रही है, तो ये भी इश्यूज है। पर समय के कारण मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही विषय ले रहा हूँ, चॉकिंग। अब ये चॉकिंग के बारे में किसी भी पुट्टी मैन्युफैक्चरर से बात कर लो तो वो बोलता है ये सबसे बड़ा इशू है। जबकि मेरा जो कहना है, टेक्निकली अगर मैं बताता हूँ, अगर आपने अपनी पुट्टी जो है मार्केट में डालने से पहले अगर फैक्ट्री में अगर चेक कर लिया है तो ये पुट्टी जो है ये सिर्फ लापरवाही के कारण या पेंटर के कारण या रॉन्ग एप्लीकेशन के कारण ही फेल हुई है। उसने आइदर मैच्योर टाइम दिया नहीं है या थिकनेस बराबर लगाई नहीं है। यही इसमें मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक सीमेंट और लाइम हाइड्रेट नहीं होगा तब तक आपकी पुट्टी कभी सेट नहीं होगी। और इसका और 2-3 जो छोटे छोटे थंब रूल जो है वो सिंपल हैं कि दीवार पे लगाने के बाद में 1 घंटे तक पुट्टी गीली रहनी जरूरी है। दूसरी बात ऐसा है कि ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आप HPMC का डोज थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप हायर परसेंटेज ऑफ सीमेंट यूज कर रहे हैं तो HPMC MHEC के डोज कम लगेंगे। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं कि कई बार आपकी पुट्टी की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार आपको इश्यूज आते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि जाना किधर है। तो ये किया जा सकता है कि हमने जो पुट्टी बनाई है वो 3 थिकनेस में लगाई है, अलग अलग थिकनेस में, जैसे 0.5, 1 mm, 1.5 या 2 mm या 1 से लेके तो 2.5 तक ऐसे लगाइए अलग अलग। तो आपको पता चलेगा कि आपकी पुट्टी का बिहेवियर टोटल अलग है। जैसे जैसे हायर थिकनेस में जा रहे हैं तो वही पुट्टी अच्छे से काम कर रही है। तो कुल मिला के ऐसा है कि पुट्टी आपकी ख़राब नहीं है या पुट्टी में प्रॉब्लम नहीं है,
एप्लीकेशन का सबसे बड़ा इशू है। एक अभी जो फैक्टर्स ऑफ फेल्यूर जो है उसमें मेन जो है वो है मैच्योरिंग टाइम जो है, मैच्योरिंग टाइम बोल लीजिए उसको, या स्वेलिंग टाइम MHEC का बोल दीजिए, या जो भी है, पुट्टी और पानी मिलाने के बाद में 10 मिनट तक उसको रखना ही रखना है और उसी के बाद में उसको चेक करके ही लगाना है, अदरवाइज आपकी पुट्टी फेल हो जाएगी। थिकनेस जो है वो जो पुट्टी के अंदर जो डोजेस बताए हैं 0.5 MHEC, ये 1 mm के लिए हैं। अगर इससे कम अगर लगाना है तो MHEC का डोज बढ़ाना पड़ेगा, और ये बिल्कुल समझिए कि आपकी पुट्टी पुट्टी है, पेंट नहीं है, और दीवार पर 1 घंटे तक वो ना सूखे, और जल्दी चेकिंग नहीं करना है, कम से कम 24 घंटे के बाद या 18 घंटे के बाद। अभी इसका सबका प्रॉब्लम, ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, तो मैं अभी डिस्कस करते ही आ रहा था। एक और चीज़ जो है प्री वेटिंग। अब ये देखिए प्री वेटिंग जो चीज़ है, ये प्री वेटिंग का मतलब ऐसा है कि दीवार पुट्टी लगने के पहले गीली होनी चाहिए, पर होता कैसे मार्केट में ये सब जो चलन है वो इस तरह का नहीं है। पर इससे हो क्या रहा है वो मैं समझा देता हूँ। सर, इसमें ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा MHEC डालना पड़ रहा है। MHEC सबसे महंगी चीज़ है, और वो ज़्यादा डालने से हमारा जो पुट्टी है वो महंगी हो जाती है। अगर जो लोग कर सकते हैं तो वो, क्योंकि देखिए यूज़ ऑफ डायरेक्शन ये जो भी है ये आपको अपने प्रोडक्ट के साथ देना है। अगर आप प्री वेटिंग करते हैं तो आपका MHEC का डोज कम हो सकता है, आपकी कॉस्टिंग कम हो सकती है। या इस तरह से कर लीजिए कि 40 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो प्री वेटिंग कंपलसरी कर दीजिए, 35 के बाद में भी कर सकते हैं। तो प्री वेटिंग से आप अपना प्रोडक्ट को इकोनोमाइज कर सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका है। बाकी ये जो मिक्सिंग टाइम ये तो मैं बता ही चुका हूं। अभी पहले मैं जो अभी तक जो था पुट्टी का एप्लीकेशन या टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, तो पुट्टी के बारे में बताया। अब मार्केट के अंदर पुट्टी के चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो सीमेंट की कीमतें बढ़ती चली जा रही है, लाइम की कीमतें बढ़ती चली जा रही है, फ्रेट चार्जेस लगभग, क्योंकि लाइम और सीमेंट जो है ये भारत के 1 या 2 ही हिस्सों में बन रहा है, उसी से सब जगह ट्रैवल होके जा रहा है, या फ्रेट चार्जेस उसके कारण हाई हो रहे हैं। डोलोमाइट भी भारत में 3 या 4 ही जगह पे मिलता है, उसके कारण भी कीमतें उसकी ज़्यादा हो रही है, फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं। और इसमें जो मेनली HPMC MHEC जो यूज़ हो रहा है और RDP, ये मेनली इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है। तो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल जब से 2-3 साल हो गए हैं, तो ये सारे जो डिपेंडेबल जो रॉ मटेरियल है इम्पोर्टेड, तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। कहीं रेट्स डॉलर के बदल जा रहे हैं, कहीं कुछ कोविड के कारण है, कहीं इंस्टेबिलिटी उसमें बनी रह रही है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ऐसा है कि जो वाइट सीमेंट से या लाइम से जो पुट्टी बन रही है उसको आप ग्रे सीमेंट से बनाना शुरू करिए। देखिए अभी मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, कल भी और आज भी मैंने कई लोगों से बातचीत करी, तो सब लोगों का कहना है, और पहले भी, अब ये तो काफ़ी पुराना विषय हो गया मेरे लिए ग्रे पुट्टी का, तो ग्रे पुट्टी चलेगी नहीं, मार्केट मिलेगा नहीं, ये नहीं। देखिए ऐसा है कि ग्रे पुट्टी आपको बनानी ही पड़ेगी, आज नहीं कल बनानी पड़ेगी। 100% बनाएंगे सब लोग, समय के साथ बनाएंगे। किसी बड़े प्लेयर ने अगर इसको शुरू किया तो चीज़ें चल पड़ेगी। बनाना इसीलिए भी ज़रूरी है जो MSME के अंदर है। देखिए ऐसा है, ग्रे पुट्टी या ऑफ वाइट पुट्टी या कलर पुट्टी के अंदर जो रॉ मटेरियल लग रहे हैं वो आपके शहर के अगल बगल में मिल रहे हैं। ग्रे सीमेंट आपके पास मिल रहा है, उसके अंदर के जो फीलर्स है वो आपके पास मिल रहे हैं। और आज जो कंपटीशन जो बड़ी कंपनियों से आपका हो रहा है, जो हर साल रेट घटाते चले जा रहे, किसी ने बताया कि 40 किलो का माल बड़ी कंपनी ने 550 रुपये कर दिया, फला कर दिया, आप कैसे करें? तो उनसे उस तरह से मुकाबला ना करते हुए आपको खेल के नियम ही चेंज करने पड़ेंगे, तभी जाके उनसे मुकाबला कर पाएंगे। दूसरी बात ऐसा है कि इसमें फ्रेट चार्जेस भी लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो वो भी कम लगेंगे, तो भी आप उनसे मुकाबला कर सकेंगे। दूसरी बात ऐसा है कि RDP जो हम बना रहे हैं तो वो भी आपको एक स्टेबल प्राइस में मिल रहा है, तो वो भी एक जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एक फ़ायदा है जिससे आपकी प्राइसिंग कांस्टेंट रहेगी।
एक और तरीका इसमें ऐसा है कि सीमेंट के टोटल में वॉल पुट्टी के टोटल में 4 रॉ मटेरियल हैं। एक है सीमेंट, डोलोमाइट, यानी फीलर पकड़ लीजिए, आरडीपी, एमएचएसी। अब आरडीपी और एमएचएसी को क्लब करके आप एक सिंगल पॉलीमर का भी यूज़ कर सकते हैं जो फैक्ट्री मेड आएगा, और उससे अगर माल बनाते हैं तो भी आपका माल सस्ता बन सकता है और परफॉर्मेंस उसी तरह से आएगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपकी पुट्टी की जो वॉल पुट्टी की जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। ये एक फॉर्मुलेशन है, इसमें सिंगल पॉलीमर का यूज़ किया गया है। ये 3 तरह के उसमें फॉर्मुलेशन दिए हैं। टोटल में इसकी मतलब सिंपल ऐसा समझ लीजिए कि वाइट सीमेंट जो रहेगा और लाइम, ये टोटल में 12% डाली है, और जो प्रीमियम रहेगा उसके अंदर 20%, बाकी जो डोलोमाइट और जो हमारा सिंगल पॉलीमर है वो 1% डालना है। तो टोटल के अंदर आपको 12% डालना है लाइम या सीमेंट या कॉम्बिनेशन। अभी हमने जो आरडीपी और एमएचएसी को क्लब किया था, क्योंकि 4 रॉ मटेरियल है तो इसमें जो अलग अलग तरीके से क्या क्या किया जा सकता है, वेज क्या क्या हैं, तो एक वो बता दिया सिंगल पॉलीमर का। अभी जो है जो एग्रीगेट्स हैं, एग्रीगेट्स क्या क्या उपलब्ध है। देखिए एग्रीगेट्स आपके पास में ऑफ वाइट डोलोमाइट हैं। ऑफ वाइट डोलोमाइट मार्केट में आप जो रेट में खरीद रहे हैं उससे 200-500 रुपये सस्ता मिल जाएगा। फ्लाई ऐश का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉर्मुलेशन में काम करना पड़ेगा। मार्बल और ग्रेनाइट की डस्ट जो है, जो पॉलिशिंग के टाइम पे निकलती है, वो काफ़ी फाइन रहती है। उसको भी अगर आप वो गीली है तो थोड़ा सुखा के उसको छान के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और प्रोडक्ट है वो है क्रश सैंड डस्ट या एम सैंड डस्ट। देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसमें ये प्रोडक्ट हर जगह पर आज जो सैंड के अंदर सैंड, रिवर सैंड पहले जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती थी उसके बदले में अब जो यूज़ होने लगा है वो है एम सैंड या क्रश सैंड। एम सैंड और क्रश सैंड के अंदर एक स्लज निकलती है, उसको धोने के बाद में वो आप लोग पुट्टी में यूज़ कर सकते हैं और उसकी कोई कीमत नहीं है, आज लगभग फ्री है। हो सकता है कि अगर आप बात कर ले तो आपके यहाँ पर वो डाल के जाए, क्योंकि ये जो एम सैंड बन रही है उसका 10% ये हिस्सा रहता है। आज जो अगर सैंड के अगर प्लांट अगर देखेंगे तो 1000 टन पर डे वाले प्लांट है, तो 100 टन एक प्लांट से ये स्लज निकलता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका एक फॉर्मुलेशन दिया है कि आप अगर व्हाइट सीमेंट के बदले में अगर ग्रे सीमेंट से अगर चीज़ों को बनाते हैं तो आपके लगभग 2700 रुपया पर टन आपका बचेगा। इसमें सिर्फ व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट को बदला है, और डोलोमाइट के जगह पर आपको ऑफ वाइट डोलोमाइट या फिर क्रश सैंड डस्ट यूज करनी है। अब इसमें एक चीज और भी की जा सकती है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो व्हाइट सीमेंट के बदले में ग्रे सीमेंट, डोलोमाइट के बदले में कुछ और इसमें जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें ये है कि व्हाइट सीमेंट भारत में 2 ही कंपनी बना रही है और एक और 3 कंपनी बना रही है। डोलोमाइट भी कहीं दूर से लाना है, तो बेहतर ये है कि नज़दीक के जो रॉ मटेरियल अगर हम यूज़ करेंगे तो बचेंगे। और कंस्ट्रक्शन के अंदर एक जो कंस्ट्रक्शन जब सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या उसमें एक लाइन अक्सर रहती है कि कंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी डन विथ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल। जो आपके पास में उपलब्ध है उसी से मकान बनाइए। कहीं बम्बू उपलब्ध है तो बम्बू के मकान बन रहे हैं, कहीं अगर आप कुछ एरियाज में जाएंगे वहाँ पे स्लेटी स्टोन्स है तो उसी के मकान बन रहे हैं, कहीं अलग अलग तरह के जो जिस एरिया में उपलब्ध है उससे मकान बनते हैं। अब ये थोड़ा सा इलस्ट्रेशन किया गया है कि इसमें 2 जो स्लाइड है कोने के अंदर, ये क्रश सैंड डस्ट और वो वाइट सीमेंट से बनी है, ये ग्रे सीमेंट से है, और ये बीच में जो अपनी रेगुलर वाइट पुट्टी है। और ये अभी ये इसके ऊपर पहला हाथ प्राइमर का लगाया है, तीनों पर ये पहला पेंट का हाथ लगाया है और ये सेकंड कोट। तो पीछे का जो सरफेस है वो क्या है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह का सरफेस अगर रहेगा तो पेंट लगाने के बाद में वो सरफेस को आप वाइट का दिया है, आप कोई भी कलर जो लगाना चाहते हैं वो करें और कलर वही बन जाएगा आपका। ये मैंने कुछ कलर्स भी बनाए हैं, कलर वाली वॉल पुट्टी। देखिए हम लोग ये जो बता रहे हैं ये हम लोग कोई भी वॉल पुट्टी बनाते नहीं है, कलर भी नहीं बना रहे, ग्रे भी नहीं बना रहे, ये सब आप लोगों के लिए है कि इस तरीके से कुछ करें तो जिससे चीज़ें चल पड़े। ये अलग अलग कलर्स है। इसके जो स्लाइड्स हैं
या ये जो टाइल के जो पीसेस है ये हमारे स्टॉल पे रखे हुए हैं, बाहर ही हैं। अब इसमें कुछ सवाल है जैसे कि ग्रे पुट्टी चलेगी कैसे, पेंट का कंजम्पशन हाई होगा क्या? नहीं, पेंट का कंजम्पशन हाई नहीं होगा। दूसरी बात, एक और कहानी हमें समझाई जाती है कि पुट्टी का जो सरफेस है या पेंट के पहले जो सरफेस है वो सफ़ेद ही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल झूठा है वो, ऐसा ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि आज से 25-30 साल पहले कोई वाइट पुट्टी होती नहीं थी। ग्रे पुट्टी जो है इसका मार्केट धीरे धीरे बनाया जा सकता है और ये बहुत ही आसानी से, और हर बड़े शहर के पास गिट्टी की खदानें या क्रशर्स हैं, वो आसानी से आपको ये सब दे सकते हैं। और ये वेस्ट टू वेल्थ भी रहेगा, इसमें मार्जिन्स भी मिलेंगे और बिजनेस जो अभी जो स्ट्रेस में है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनेगा। अभी एक चीज़ और भी जो है जो इसमें मेन है वो है फिलॉसफी। देखिए, अभी जो पुट्टी मैन्युफैक्चरर है या पेंट मैन्युफैक्चरर है वो बोलते हैं कि बड़ी कंपनियों ने रेट घटा दिए हैं, हम बचे कैसे? देखिए, पुट्टी को सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि पुट्टी आपका कोई भी प्रोजेक्ट में या कहीं पर भी एंट्री पॉइंट है। अगर पुट्टी नहीं जाएगी तो बाद में पेंट भी नहीं जाएगा, और ये बड़ी कंपनियां समझ चुकी हैं। आज लगभग सारी बड़ी कंपनियों ने पुट्टी के ऊपर क्रॉस सब्सिडी देना चालू किया है और नुकसान में वो लोग बेच रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें भी समझना होगा कि अगर 200-400 टन अगर हम पुट्टी पर मंथ बना लेते हैं तो हमारा नुकसान जो है वो बड़ी मुश्किल से 100-200-500 लीटर के पेंट के अंदर निकल जाएगा। तो पुट्टी के बिजनेस को सस्टेनेबल जरूर बनाएं, भले ही जब बड़े कंपनी को क्रॉस सब्सिडी कर रही है आप भी करें। अब मैं आ जाऊँ कि हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो आरडीपी बना रहे हैं, सिंगल पॉलीमर बना रहे हैं। ये सब चीज़ें भारत में बन रही हैं और इम्पोर्टेड नहीं हैं। एक हाइड्रोफोबिक आरडीपी भी है, हाइड्रोफोबिक एडिटिव भी बना रहे हैं, फिर 2 जो एडिटिव्स भी बना रहे हैं, चॉकिंग फ्री एडिटिव्स बना रहे हैं, और स्ट्रेंथ बूस्टर्स भी है। ये सब वॉल पुट्टी टाइल एडिसिव में जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जैसे पीवीए है, एचपीएमसी है, एमएचसी है, सीएमसी, एचपीएस। और एक चीज़ है कि हम लोग, हमारे पास में पूरी की पूरी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनके साथ में, जो आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो पुट्टी बन रही है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सब की सुविधा भी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास में पूरी टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम है, कस्टमाइज सॉल्यूशन दे सकते हैं हम लोग, फॉर्मुलेशन में पूरी तरह से गाइड कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम लोग अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं नियर बाइज कंट्रीज़ में। और बस मैं यहीं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आपने शांति से सुना उसके लिए धन्यवाद। Thank you so much. Can we have a huge round of applause for him, ladies and gentlemen? Moving ahead, can we have a bit of music? Meanwhile, I request Mr. All right, I request Mr. Milind Parekh to please come on stage. Can we have a huge round of applause for Mr. Milind Parekh, the past president? Can we have a huge round of applause for him, everybody? Come on. आइए और सोना दिखाइए, दिखाइए हमें सोना. Show us the gold coin that you have. The fabulous gold coin, everybody. Time to receive and give away the set. The rule goes similar way. The name will be called out, and if you are not here in 5 seconds, you're not here in 5 seconds, we'll be picked the next person. We'll do it for 3 times, and then we go ahead.
Looks like we have the first one already in his hand. All right, the first one goes with the token number 0550, Mr. Mahendra S. from SRN Sprint. Are you here? The token number 0550, Mr. Mahendra S. from SRN Prince. Are you here, sir? Just wave it to me if you're here. All right, looks like he's already shaking hands and walking. All right, let's do the cross verification. Yes, sir. Walk yourself right here. All right, this is yours. What do you think it is his? What do you think, Miss Shilpa? You think it is his? Yeah, you think so? Yeah, it is his. But if you want that, you have to dance here for 30 seconds. Music.